है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां तेल क्षेत्र है? ऑप्शन ए असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम। ऑप्शन डी तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से राज्यों में तेल क्षेत्र है? तो अगर हम बात करें ना तो उत्तर प्रदेश में है और ना ही भैया उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ जो दो ऑप्शन कट गए। अगर तमिलनाडु में भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, कौन सी थी भाई? बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स या कर्णम मल्लेश्वरी? तो सही जवाब हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है, क्या कहलाता है? विस्थापन, ऋतु प्रवास, आप्रवास या खाना बदोशी? तो नए काम की तलाश में लोगों का जो मौसमी आवागमन है उसे कहते हैं ऋतु प्रवास। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? भाई खेल कूद का लक्ष्य कौन सा नहीं है? जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता या भावनात्मक परिपक्वता? तो खेल कूद का जो लक्ष्य है वो जीतना ही नहीं होता भैया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, जीतना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? लौकी से, कद्दू से, कटहल से या हाथीचक बंजरांगी से? तो किससे बनाए जाते हैं? तो ये भैया लौकी से बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, लौकी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या है? जो रख रखाव रखता है भैया बच्चों का। पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या रूब्रिक या संचय रिकॉर्ड? तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, पोर्टफोलियो। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? सबसे उपयुक्त तर्क, ऑप्शन ए न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। बी ऑप्शन पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। सी ऑप्शन विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। और डी ऑप्शन पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन। अब सभी की बात आ गई ना, तो सभी इसमें शामिल हो गए। रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दुर्गा रानी से कहती है, दुर्गा रानी से कहती है कि पूर्णिमा पर चांद मां की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं, ये तेल में तली हुई पूड़ी जैसा होता है। तो रणवीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो, ये तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को विकास को सूचित करती है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा या संवेगात्मक? तो अलग अलग दोनों की संज्ञानात्मक सोच क्या है, सबकी अलग अलग है। सही बच्चों की क्या अलग अलग सोच है, तो क्या हो जाएगा संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, संज्ञानात्मक। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कह रहा है जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो मुंह में पानी आना वही पावलाव साहब हो जाएंगे। तो पावलाव साहब की बात करें तो अनुकूलित प्रतिक्रिया की बात करें या अना अनुकूलित प्रतिक्रिया की बात करें, अनुकूलित उद्दीपन की बात करें या अना अनुकूलित उद्दीपन की बात करें, तो ये हो जाएगी अनुकूलित प्रतिक्रिया अनुक्रिया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? स्थायी,
एक दिशा विषयक या वस्तुनिष्ठ या अनुभवजन्य। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभवजन्य है भाई, सही तरीके से परिभाषित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? तो कौन है भाई? राधा। अब राधा कहां गई भैया? 2 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर कहां गई? उत्तर की ओर। तो ये राधा है भैया, ये राधा है। तो कहां गई? उत्तर की ओर। उत्तर बोले तो नॉर्थ हो जाएगा भाई। फिर कह रहा है कि भाई बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ी भाई कितने? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर की बात कर रहा है भैया। फिर बाएं मुड़ती है 2.5 किलोमीटर, तो फिर बाएं मुड़ी भाई 2.5 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है भैया कि भाई अपने घर से कितनी दूर है, तो भाई यहां से ये कितनी दूर पर है? तो ये भी 5 किलोमीटर, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा ना, तो ये 5 किलोमीटर वाला हो जाएगा। 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा। अब दिशा की बात आ रही है, किलोमीटर तो 5 ही आएगा भाई। अब दिशा जरा राधा के यहां से देखें तो ये पूरब है, तो ये पश्चिम हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो ये पश्चिम हो जाएगा भैया। हाँ जी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या कर्नाटक? तो फूलों की घाटी कहां स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, उत्तराखंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मैं पतला सा पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी हूं। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूं, दही और जलजीरों में भून कर डाला जाता हूं। सोचो सोचो कौन हूं मैं? उपयुक्त पहेली में उल्लेखित मसालों को पहचानिए। हल्दी, दालचीनी, लौंग या जीरा? तो सही जवाब हो जाएगा जीरा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, जीरा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्ते के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर लेता है। सिलौत है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये बाघ है? सिलौत भैया क्या होता है? भालू है, पर भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। भालू जैसा दिखने में है पर भालू नहीं है। बाघ की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं में मूसला जड़ होती है? नहीं भैया। मक्का में मूसला जड़ होती है? नहीं होती। गाजर में होती है? हाँ हो सकती है। बांस में नहीं। तो गाजर में मूसला जड़ होती है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। गाजर बोले तो मूसला जड़। नेक्स्ट अगला कह रहे हैं किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया। कैसे दिया? इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या झारखंड? तो भैया कहां की बात कर रहा है भैया? तो ये राजस्थान की बात हो रही है। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, राजस्थान भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? हैदराबाद, लखनऊ, श्रीनगर या मैसूर? तो भाई ये कहां पर स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, श्रीनगर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में वनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं? कश्मीर के, गोवा के, पुडुचेरी के या लक्षद्वीप के? तो भाई सरसों के तेल की बात पूछ ले तो हो जाएंगे भाई कश्मीर। अगर पूछता नारियल के तेल में कहां के लोग पकाते हैं तो हो जाता गोवा। तो यहां पर पूछ रहा है सरसों के तेल में, तो ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है, कश्मीर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इधर राज्य है, क्षेत्रीय व्यंजक है। असम। अब असम की बात करें तो असम में भाई मसूर, टोंगा और झींगा मछली और चावल खाए जाते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा और दाल चावल खाई जाती है। गुजरात में ढोकला, लेमन राइस और खंड भी खाई जाती है। नागालैंड में मोमूज और बांस के फल खाए जाते हैं भैया। केरल में अवियल, मिश्र सब्जी और टेपियोका। केरल में टेपियोका जरूर याद रखना भी आपको। पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई जाती है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है क्या? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। बी ऑप्शन, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना। सी ऑप्शन, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशल के विद्यार्थियों को पहचानना। डी ऑप्शन, विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। तो सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। क्या होगा भाई? नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, या श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल, या मौखिक प्रश्न। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, डी ऑप्शन विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। सही जवाब हो जाएगा भैया कहां? पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, यानी कि किससे करें भाई? वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है, यानी कि जो वास्तविक जीवन है उसको जोड़ने की बात कर रहा है भैया। तो पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, और डी ऑप्शन विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। तो उम्मीद क्वेश्चन पहला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से ये अवसर उपलब्ध होने चाहिए। कौन से अवसर उपलब्ध होने चाहिए? ऑप्शन पहला, ये प्रश्न एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना। तो भैया जटिल शब्द है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जटिल अवधारणा दे देंगे तो बच्चा समझ जाएगा? नहीं समझ पाएगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना। भाई प्राथमिक स्तर का बच्चा है, क्या आपको उसके लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे? नहीं, गलत, ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा सी कह रहा है गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। तो संदर्भ से युक्त, यानी कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती हैं उनको देना, संदर्भात्मक समस्याएं, तो हाँ हो सकता है भाई। अगला कह रहा है डी कि औपचारिक कलन विधि का अभ्यास कराना। अब भाई कलन विधि जो होती है, एल्गोरिथम जो होती है कलन विधि, वो भाई प्राथमिक स्तर पर नहीं होती, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का प्रतिफल नहीं है? अबे एनसीईआरटी के बच्चों की बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना। भाई कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार वो 50 तक की गिनती यानी 50 तक की संख्याओं को पहचान लेते हैं और लिख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन कह रहा है पुनः समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्या को जोड़ना और घटाना आ जाता है। भाई पुनः समूहीकरण नहीं करेंगे हम तो 20 तक की संख्या को बच्चा एक का जो बच्चा होता है वो जोड़ घटा कर लेगा आसानी से, तो ये वाला भी हो जाएगा। सी कह रहा है जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना। अब जोड़ करके उसको गुणन तक ले जाना, तो ये कक्षा 1 के बच्चे को थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर नहीं कह रहा है ना, प्रतिफल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जरा डी वाला भी देख लें। किसी 2 अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना। अब भाई छोटा बच्चा है, कक्षा 1 का बच्चा है, तो भाई अंक का जो स्थानीय मान है वो कक्षा 1 में स्थानीय मान नहीं होता है। भाई सीख जाएगा, लेकिन सिखाएगा तो सीखाएगा, लेकिन इस वाले से गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें गुणन की अवधारणा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जोड़ की अवधारणा से हम गुणन तक पहुंचे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कक्षा 1 के बच्चे के लिए, तो ये प्रतिफल नहीं है भाई। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अनुसार क्या कह रहा है भाई, कक्षा 1 के विद्यार्थियों में अधिगम का प्रतिफल क्या होता है? एक एनसीईआरटी क्या कहती है, 1 से 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, बिल्कुल ठीक बात है। पुनः बिना पुनः समीकरण के 20 तक की संख्या को जोड़ना, बिल्कुल ये भी ठीक है भैया। 2 अंक की संख्या के स्थानीय मान को पहचानना, ये भी ठीक है बिल्कुल। तो जोड़ की अवधारणा का अर्थ जोड़ घटा नाम से जानता है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो हाँ इस क्वेश्चन में जो था चौथा वाला कि भाई 2 अंक की स्थानीय मान, केवल 2 अंक की बात करें तो इसका स्थानीय मान समझ जाएगा बच्चा, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है ना, तो ये नहीं कर सकता बच्चा। सी ऑप्शन ही होगा इसका भी करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं भाई। कक्षा 5 के एक शिक्षक, आप कक्षा 5 की बात कर रहा है, कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत से किस मोड का उपयोग यहां कर रहे हैं? अब वृत्त का चित्र बना रहा है बच्चा, उसको छायांकित कर रहा है, तो क्या वो अमूर्त की बात कर रहा है,
क्या दृश्य मापिता की बात कर रहा है, क्या अभिप्रदर्शन की बात कर रहा है, क्या सांकेतिक की बात कर रहा है? तो जेरू ब्रूनो की बात करें भाई, जोसेफ ब्रूनो की बात करें तो उन्होंने क्या बताया था, यानी कि उन्होंने अधिगम के सिद्धांत बताए थे तीन। कौन कौन से? आइकॉनिक, इनेक्ट यानी कि इनेक्ट आइकॉनिक और इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक कौन कौन से? अब इसमें आइकॉनिक यानी कि देखने की बात कर रहा है, चित्र बनाएगा तो देखेगा ना, तो किसकी बात हो जाएगी? आइकॉनिक। आइकॉनिक बोला तो भैया आइकॉनिक यानी कि दृश्य मापिता, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही तो इनके सिद्धांत थी। कौन कौन सी? अमूर्त वाला तो था ही नहीं भी इनका सिद्धांत। इनेक्टिव हो जाएगा, सिंबॉलिक हो जाएगा, इसमें संकेत की कोई बात हो नहीं रही है, तो किसकी बात हो रही है? देखने की बात हो रही है, तो आइकॉनिक हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। कौन सी गतिविधियां सम्मिलित करें भाई? ऑप्शन ए, जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो, तो केवल वाला तो होगा ही नहीं, नेगेटिव टैग है भाई। बी ऑप्शन, जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, कम दिनचर्या वाले पर यह भी नहीं होगा भैया। जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े हो सकता है भैया। डी देखें, जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। अब जब शिक्षक हस्तक्षेप करेगा तो बच्चा क्या सीखेगा? तो ये वाला भी नहीं होगा भैया। ऐसी चीजें जो अमूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, मूर्त मानी बोले दिखाई चीजें, देखने वाली चीजें, अमूर्त जो चीज ना दिखाई दे, तो सी ऑप्शन इसका भाई करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन, टाइलिंग जिसे बोलते हैं, टाइलिंग सबसे उपयुक्त तो उपयोग निरूपित करता है? अब टाइलिंग जो होती है भाई, उसमें जो होता है वो उसमें खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है। तो ए ऑप्शन क्या करा है? ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए। बी ऑप्शन, कोणों को मापने के लिए। सी ऑप्शन, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। तो टाइलिंग का मतलब होता ही पैटर्न ना भैया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोणों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही क्रियाविधि से, और ना ही भैया स्थानीय मान की कोई बात हो रही है। पैटर्न है यहाँ पर, पैटर्न जो आया वही तो टाइलिंग है भैया। यानी कि पैटर्न बनाएंगे विभिन्न प्रकार के, जब टाइलिंग लगाते हैं तो वे क्या बन जाती है? पैटर्न बनते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या बन जाते हैं? पैटर्न बन जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए क्या? पहला ऑप्शन, क्रियाविधियों को कंठस्थ करा, रट्टा मरवाना नहीं होगा भैया। बी ऑप्शन, अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों व गतिविधियों पर आधारित हो। हाँ हो सकता है भैया। सी वाला देखें, पहाड़ों, गणना आदि के रटंत अधिगम पर रट्टा ना मरवाएं भाई, रट्टा ना मरवाएं। डी ऑप्शन, प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सकें। तो इससे तो सटीक ये बी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि गणितीय खेल कराया जाए बच्चे के लिए, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्या अधिगम केंद्रित हो जाएगा भैया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा एनईपी 2020 नीति के अनुसार एनसीएफएसई, एनसीएफएसई का मतलब क्या है भैया? तो ये बताना इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। बी ऑप्शन, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। और सी कहता है नेशनल कमेटी फॉर स्कूल एजुकेशन। और डी कह रहा है नेशनल कमेटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। भैया एनसीएफएसई का जो मतलब होता है भैया, वो होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला, परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है, विभिन्न प्रकार के समुच्चय दे देता है, और उनके लिए उनके दिए गए समुच्चय में से वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वे कुछ समुच्चय दे दिए बच्चों को, तो उनमें से बताता है कि भाई इनकी संख्या क्या है, संख्या बताइए। अब जो संख्या कैसे बता पाएंगे, क्या उनको क्या करके बता सकते हैं भाई? वस्तुओं को वर्गीकरण की अवधारणा करके नहीं है, वर्गीकरण करेंगे तो भी कैसे हो जाएगा? बंटवारा करेंगे तो हो सकता है। स्थानीय मान की अवधारणा से नहीं, स्थानीय मान की अवधारणा से नहीं होगा भैया। क्रम सूचक से भी नहीं होगा। किससे होगा? गणना भैया, क्योंकि गणना उसकी गिनती की जाएगी तभी तो हम बता सकते हैं कितनी संख्या है। भाई किसी भी संख्या को हम कुछ चीजें रख दें, कहीं पे कंचे हो, कुछ भी रख दें, पेन रख दें, तो उनकी गणना करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, गणना संख्या बोध का करके। भैया आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्यपुस्तकों में विविध रूप से कहानियां, कविताएं, पहेलियां और खेल शामिल हैं।
इनको सम्मिलित करने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? भाई गणित में जो है कहानियां भी हैं, कविता भी हैं, पहेलियां भी हैं, खेल भी शामिल हैं, तो इनको क्यों शामिल किया गया है? क्यों शामिल किया गया है? कि गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, ऐसा कुछ नहीं है। गणित के पाठ्यक्रम को कम करें, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, हाँ हो सकता है भाई। बच्चों को फुर्सत की गतिविधियों पर, गलत, फुर्सत का कोई लेना देना नहीं है। गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। अवसर आया है लेकिन हास्य परिहास की बात कर रहा है कि हंसने के लिए दिए गए कहानी कविता, नहीं भैया, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए उनको शामिल किया गया है। चाहे पहेलियां हो चाहे खेल हो भैया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता? तो वह रचनावादी कक्षा की बात कर रहा है, तो कौन निरूपित नहीं करेगा? तो जरा देखें, पहला ऑप्शन, एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, बंटवारा कर रहा है। बी, एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। सी कह रहा है एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। और डी कह रहा है एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। भैया तो निरूपित नहीं करा, फिर वही बात, नकल रट्टा मरवाया, नकल करवाई जा रही है उससे, तो क्या यह रचनावादी हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही तो नहीं है भैया, क्योंकि प्रश्नों की नकल कर रहा है ना बच्चा, ज्यादा क्रिएटिव कहां रहेगा बच्चा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है, यानी जो बच्चे मोटिवेट नहीं है, उनके लिए क्या नहीं होगी? एक सार्व कक्षा परीक्षा कराना, बिल्कुल हो सकता है। एक प्रश्नावली, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, निर्देशित शिक्षण। अब कह रहा है कि मूल्यांकन की कौन सी विधि है जो गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता नहीं करेगी जो मोटिवेट नहीं है? तो भैया अगर आप, कुछ बच्चे मोटिवेट नहीं है और आप बच्चों से क्रियाकलाप कराएं, कुछ बच्चे कर ही नहीं, क्रियाकलाप करने के लिए तैयार ही नहीं है, कर ही नहीं रहे, तो भाई उनके लिए क्या अभिप्रेरित नहीं करेगी? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? नैदानिक परीक्षा क्या होती है? कमजोरियों को जानना, निदान करना, उनको भैया निदान करना। ए ऑप्शन, बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है, हो सकता है। बी, पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी, गलत है, माता पिता का कोई लेना देना नहीं है भाई निदान में। सी, बच्चों का नामीकरण करने में, बिल्कुल नामकरण नहीं है कि नामकरण कर दिया बच्चों का भाई। डी ऑप्शन, शस्त्र अंत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है, नहीं, गलत है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। निदान का मतलब होता है बच्चों की जो कमियां हैं उनको जानना, उनकी पहचान में मदद करना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जब हमने इन कमियों को बच्चों की जान लिया, क्या बच्चे के अंदर कमी है, और इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण करता है तो सबसे कमियों को जानना, निदानात्मक परीक्षण और उनको ठीक करना, उपचारात्मक शिक्षण। आइए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है क्या? प्रायिकता नहीं है, प्रतिमान नहीं है भैया, आंकड़ों का प्रबंधन नहीं है, अनुमान लगाना। तो एस्टिमेशन हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं भाई प्राथमिक स्तर पर, आंकड़ों का प्रबंधन हो सकता है, पैटर्न तो होते ही है भैया, लेकिन प्रायिकता नहीं होती। छोटी कक्षाओं में प्रायिकता नहीं होती। जूनियर की जो कक्षा होती है उसमें भाई प्रायिकता आती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? सबसे कम प्रभावशाली युक्ति कौन सी है आकलन के लिए प्राथमिक स्तर पर? अवलोकन पर आधारित गतिविधियां, भाई ये तो पॉजिटिव है भाई, अवलोकन कराएंगे, ऑब्जर्वेशन करवाएंगे तो अच्छी बात है भाई, ये तो ज्यादा हो जाएगा। शस्त्रांत परीक्षा कराना, यानी कि शस्त्र के अंत में परीक्षा कराना, तो ये हो सकता है। देखते हैं जरा, रचनात्मक आकलन कराना, बिल्कुल ये तो होगा ही भाई, ये तो पॉजिटिव है भैया। रूबिक्स का प्रयोग करना, ये भी तो होगा, लेकिन शस्त्र के अंत में परीक्षा कराना, ऐसा कोई ज्यादा प्रभावशाली युक्ति नहीं है भैया प्राथमिक स्तर के लिए गणित में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नहीं, कम कह रहा है ना, कम पूछ रहा है ना। आइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। बी कह रहा है मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना। और सी कह रहा है बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करके सिखाना।
डी कह रहा है मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। यह भी होगा, लेकिन कहा बच्चों में अनुमान लगाना, केवल अनुमान नहीं भाई, तो ये ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनुमान लगाया जाए केवल, भैया ऐसा कुछ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, 2005 एजुकेशन पॉलिसी 2020, सॉरी एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 20 में प्रस्तावित है। यानी कि क्या कह रहा है कि भाई स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। बुनियादी स्तर, प्राथमिक स्तर, यानी कि प्रारंभिक स्तर या मिडिल स्तर, तो कौन सा नहीं है, तो भैया प्राथमिक स्तर नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि प्रारंभ से, किससे प्रारंभ हो भैया, वो देखना भाई किससे प्रारंभ हो। एक भिन्न की परिभाषा देना, क्या भाई भिन्न की परिभाषा दे देंगे तो क्या अच्छी योजना है भाई, तो ये भी नहीं होगा। पुनः स्मरण, रट्टा मरवाना, इसको याद करवाना, स्मरण करवाना नहीं होगा। श्यामपट्ट पर विभिन्न विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण करना, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन होगा कौन सा, तो विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करना। हाँ, विभिन्न प्रकार की भिन्नों को आप बनाएं बोर्ड पर और उनको चित्रित करें, तो ये सबसे सटीक होगा, बहुत बढ़िया होगा भाई परिचय देने के लिए भिन्न का। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेन हिले ने ज्यामितीय चिंतन अधिगम के स्तर दिए, कौन कौन से दिए भैया, तो पहले अवस्था, पहली लेवल नंबर 0, लेवल 0 है भाई। लेवल 0 कौन सा है, चाक्षुषीकरण। अब चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ वस्तुओं के आकृतियों को देखकर उसके आकार का वर्गीकरण करता है। जैसे समोसा को देखकर त्रिभुज बताने लगता है बच्चा। ये बेन हिले ने बताया था भाई ज्यामितीय चिंतन के बारे में। यहां से प्रश्न जरूर पूछता है सीटेट एग्जाम में। समोसे को देखकर त्रिभुज बताना, बिस्कुट को देखकर आयत बताना और रोटी को देखकर वृत्त बताना। आइए भी नेक्स्ट, ये तो हो गया लेवल नंबर 0 वाला। लेवल नंबर 1 की बात करें, अवस्था नंबर 2 की बात करें। विश्लेषण क्या बताता है, विश्लेषण एनालिसिस क्या बताता है, इसमें क्या बताया था बेन हिले ने, इसमें बच्चा वस्तुओं की आकृति के आधार पर उनके गुणों में अंतर कर लेता है। भाई उनकी क्या आकृति है, उनके गुणों में अंतर कर लेता है बच्चा। जैसे वर्ग और आयत में अंतर बताने लगता है बच्चा इसमें। लेकिन अवस्था तीसरी लेवल नंबर 2 में क्या बताता है, अनौपचारिक इनफॉर्मल डिडक्शन क्या होता है, इसमें बच्चा आकृति के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है, संबंध बताएगा इसमें अनौपचारिक में। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है लेवल नंबर 3 अवस्था नंबर 4 है भाई, औपचारिक फॉर्मल डिडक्शन क्या होता है, इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूला ढूंढने लगता है, इसमें फॉर्मूला भी बताने लगता है बच्चा औपचारिक में। अब आता है लेवल नंबर 4 दृढ़ता जिसे कहते हैं। 5 की बात करें अवस्था की, इसमें बच्चा अपने से ज्यामितीय चिंतन के आधार पर वस्तु बना लेता है। स्वयं अपने आप से बच्चा क्या बनाने लगता है, अपने चिंतन करने लगता है बच्चा इसमें। जैसे अतः सुश्री एस्टा द्वारा विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों के विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप बेन हिले के विश्लेषण स्तर का आकलन कर रही है। जैसे कोई बच्चा अपने चिंतन से ही आयत हो वर्ग हो उसके बारे में बताने लगता है स्वयं से, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है भैया। तो ये थे बेन हिले के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। अब यही तो ध्यान रख रहा है सीटेट में, कम, सबसे कम कौन सा है सब, लेकिन सबसे कम कौन सा है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन, आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं, हाँ हो सकता है। बी, विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच संबंध को समझाते हैं, ये 2 की बात कर रहा है, क्षेत्रफल और आयतन की बात कर रहा है। सी, विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रिया विधि जानते हैं। और डी, विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझने के लिए हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हैं। ये तो भाई ज्यादा ही हो जाएगा कुछ, तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल, केवल आयत का क्षेत्रफल बता रहा है ना बच्चे इसमें, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये कम हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो भाई एक संख्या को 2 बार कर रहा है तो क्या करेगा, वर्गीकरण करेंगे, तो क्या गिनती हो जाएगी, वर्गीकरण में बंटवारा हो जाएगा, नहीं वर्गीकरण नहीं होगा। एक एक की संगति 1 by 1, हाँ ये तो हो सकता है भाई। पदानुक्रम समावेशन ये भी नहीं होगा, नहीं क्या होगा, सबस्टिट्यूशन भी नहीं होगा, यानी कि इस तो जोड़ जाएगा, ये तो जोड़ जाएगा। 1 by 1 करें, गलती करेगा तो 1 by 1 करेंगे नहीं, तो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ क्या है। क्या है बढ़ाने का अर्थ भाई, ये बताना है भाई। पहला ऑप्शन,
बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों को उत्तर देने के योग्य बनाना, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको योग्य बना दिया जाए भाई। बी ऑप्शन। कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ हो सकता है, हिंदी वगैरह में होता तो ये प्रश्न आंसर हो जाता है इसका, लेकिन गणित की बात कर रहा है ना, तो गणित में क्या होगा, चिंतन तर्क इस पर आधारित होती है ना प्रश्न। सी, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। चिंतन की बात कर रहा है यहाँ पर। यहाँ देखें, गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियों, कविताओं को, नाटक को सम्मिलित करना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। होता शामिल तो किया जाएगा, लेकिन गणित में भैया चिंतन की बात करता है। गणित क्या चिंतन पर आधारित है, गणित क्या तर्कशील है भाई। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा दी गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधार सके, जैसे 1/4 प्लस 1/4 बराबर है 2/8। ये इसने कर दिया भाई। अब यहां पर त्रुटि तो हुई, क्योंकि जब 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 4 इसका एलसीएम आएगा, तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 2/4 आएगा, 1/2 ही हो जाएगा। ए ऑप्शन। तो यह हल नहीं करना आपको भाई, हल नहीं करना। क्या कह रहा है यहां पर, कैसे समझाएंगे बच्चे को, उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रति मॉडल का उपयोग करके बच्चे को सिखाया जाए। बी ऑप्शन। विद्यार्थियों को यह बताना है कि लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात करते हैं। और सी ऑप्शन, अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। और बी कह रहा है भैया टेस्ट देकर, ना तो टेस्ट देंगे ना समस्या देंगे ना एलसीएम सिखाएंगे, पहले तो उसको भाई मॉडल दिखाया जाए 1/4 होता क्या है, तो मॉडल ऑफ मूर्त रूप से दिखाया जाए भैया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा है, प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है। तो वांछित उद्देश्य कौन सा नहीं है भाई, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक देखना, ये तो होगा भाई। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, अब यही आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भैया। तुलना कर रहे हैं तो हम बच्चे की तुलना करेंगे भाई, ये तो गलत हो जाएगा ना, वांछित हो जाएगा ना, तो यही तो वांछित उद्देश्य नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। जरा पढ़ तो ले आगे, शिक्षण अधिगम क्रियाकला में सुधार करना, ये तो सही बात है भाई, सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, तो ये तो पॉजिटिव है, तो यही वाला नहीं होगा, तुलना नहीं करेंगे हम एक दूसरे की भैया। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्रत की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए। सबसे अंतिम चरण की बात पूछ रहा है भैया, तो इसका मतलब कम, जिसमें बच्चा कम से कम सीखे, वो उसकी बात कर रहा है भाई। बच्चा कम से कम सीखे कैसे, व्रत की परिभाषा देना, श्यामपट पर व्रत का आरेखन करना, बच्चों को व्रताकार वस्तु दिखाना, बच्चों को अपने आसपास की व्रताकार वस्तुओं को पहचानने देना। तो ये तो भाई होगा, पहचानने देंगे, वृत्ताकार वस्तुओं दिखाएंगे, आरेखण बनाएंगे, लेकिन केवल व्रत की परिभाषा दे देंगे कि तो ये तो सबसे कम अंतिम चरण है, सबसे कम सीखेगा ना बच्चा इसमें। तो ए ऑप्शन भैया करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए टेनिग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है। सबसे कम प्रभावकारी, कम की बात कर रहा है भैया, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या मतलब है इसकी, दिक् स्थान संबंधी विवेचन, टेनिग्राम की बात कर रहा है। टेनिग्राम एक चीनी पहेली है भैया। टेनिग्राम क्या है, एक चीनी पहेली है, इसमें स्थानिक समझ विकसित होती है बच्चे के अंदर। इसमें क्या होता है, दिक् स्थान, बिल्कुल ये तो होगा भैया। संख्या बोध, हाँ। दृश्यीकरण, अब भाई दृश्यीकरण, ये दृश्य जब बनते हैं या टेनिग्राम बनाते हैं तो भाई क्या होता है, इसमें दृश्य की बात आती है, तो ये भी हो जाएगा। आकृतियों, दिक् स्थान, ये भी हो जाएगा, लेकिन संख्या बोध की कोई लेना देना नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि कम प्रभावकारी की बात कर रहा है ना ये, कम। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आधारभूत अवधारणा जैसे कि विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न, टेसिलेशन इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है। तो किनका आधार है भाई, ये बताना भाई। अब पैटर्न किसका आधार है भाई, यहाँ पे देख ले, टाइल की बात कर रहा है ना, टाइल की तो लंबाई का मापन करेंगे टाइल में, द्विमीमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन, आंकड़ों का प्रबंधन। आयत का मापन तो होगा ही नहीं ना, लंबाई का मापन होगा, और ना भी आंकड़ों का प्रबंधन किसका होगा, क्षेत्रफल का मापन होगा। द्विमीमीय आकृतियों की बात कर रहा है, 2D आकृतियों की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ये कथन किसका है, जॉर्ज पोलिया का, डेविड हुलर का, हेनरी पॉइंटकेयर का, या श्रीनिवास रामानुजन का। तो ये जो कथन है भैया, ये डेविड हुलर का है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो क्या है इसका भाई, गणित की बात कर रहा है भाई। अब गणित में क्या होगा भैया, गणितीय चिंतन का विकास करना, संख्या को पढ़ना लिखना, आकृतियों का आरेखण, दैनिक जीवन में मापन करना,
अब भाई ये है सब, लेकिन बुनियादी संख्या की बात कर रहा है भैया। ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? तो भाई ये सब हैं, सबके सब हैं गणित के अंदर, लेकिन गणित में चिंतन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन है भाई। गणित कैसा है? लॉजिकल है भाई, तर्क पर आधारित है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। चिंतन की बात कर रहा है, थिंकिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या है सबसे ज्यादा उपयुक्त? तो सबसे ज्यादा उपयुक्त, निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा कराना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बी ऑप्शन, प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना। प्रदत्त कार्य होमवर्क देंगे भाई, इसको होमवर्क देंगे भाई, उसको ज्यादा होमवर्क दिया जाए उसको भाई, ऐसा नहीं है। सी, विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किससे पहेलियां और चित्र बनाना। और सी, हल किए गए विभिन्न उदाहरणों के बाद अभ्यास प्रश्न कराना, ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न कॉन्सेप्ट समझाएंगे, अनेक प्रकार के उनको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसके लिए किससे पहेलियां और चित्र भी दें भाई उसको। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गणितीय चिंतन का विकास के जरिए किया जाता है। गणितीय चिंतन किसके जरिए किया जाता है? बच्चे के साथ गणितीय खेल खेलने के लिए, दिए गए सूत्रों के आधार पर, सूत्रों को नहीं, प्रश्नों को हल नहीं करवाना, ना श्याम पट पर पहाड़े लिखवाए भैया। पर्यावरण से चित्र का कोई लेना देना नहीं है, केवल बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने के लिए बच्चे के चिंतन का विकास होगा भाई। चिंतन ज्यादा कराएगा बच्चा, इसमें थिंकिंग ज्यादा सोचेगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है? ऑप्शन ए, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते। दूसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा कह रहा है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब हम बात करें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब आप कहेंगे ट्रिक, तो यहां ट्रिक फिल हो जाएगी। कैसे? कि भाई सामाजिक कारक इसमें भी आया है, सामाजिक कारक, लेकिन ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को क्या नहीं करता, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं सुगम बनाता, प्रभावित नहीं करता। लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीएफ स्किनर, लोरेंस कोहलबर्ग, अल्बर्ट बंडूरा या लेव वाइगोत्स्की? तो नैतिक विकास की जब बात आ जाए, नैतिक तर्कणा की बात आ जाए, तो कौन हो जाएंगे? लोरेंस कोहलबर्ग साहब हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या कर सकती है? पहला ऑप्शन, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। दूसरा, बारंबार अभ्यास बार रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है, पर रट्टा ना मरवाना है बच्चों को, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसे तो काट दें। तीसरा, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम को ही केंद्रित बनाया जाए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा क्या कह रहा है कि सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। भैया प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देंगे, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों की जो रुचि है उसी के अनुसार उनको सीखने की पद्धति का पालन करना चाहिए शिक्षक को। भाई यह नहीं है कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप उस पर थोपा लगा दें कि भाई मास्टर बन, इंजीनियर बन, लेकिन नहीं, उसकी रुचि किसमें है उसको देखें, उसकी रुचि किसमें है उसी के अनुसार उसको भी भेजें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन ए, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। भैया नकलची ने निष्क्रिय नहीं होंगे भाई। दूसरा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं। बिल्कुल हाँ, हो सकता है भाई सक्रिय रूप से। तीसरा, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि उसकी नकल बनाए, फिर भी नकल की बात आ रही है ना, प्रतिलिपि। केवल निष्क्रिय, गलत। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। बच्चे जो होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? तो निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन, बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन करना। दूसरा,
परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल देना, और तीसरा पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन हो, और चौथा कह रहा है कि बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल किया जाए। तो अब इस क्वेश्चन की बात करें, ना तो उच्चतम अंक प्राप्त करवाने हैं, ना ही पेपर पेंसिल का कोई यूज है भैया, ना ही बार बार बाहर के उत्प्रेरक को इस्तेमाल किया जाए, पाठ्यचर्या और लचीलापन हो। क्या हो भाई? लचीलापन हो, पॉजिटिव टैग वर्ड से लचीलापन। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है। अब क्रिएटिविटी जो बच्चा होता है, क्रिएटिव बच्चा जो होता है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? जिज्ञासा की प्रबल भावना, हाँ भाई प्रबल भावना होती है, क्योंकि जो बच्चा सृजनात्मक होता है, अभिसारी चिंतक होता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है। अभिसारी सोच। तीसरा उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है? उच्च स्तरीय समस्या समाधान के कौशल विकसित होते हैं। कैसे बच्चे के अंदर? जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता वाला बच्चा होता है उसके अंदर। अगला कह रहा है नवाचारी अनूठे विचार, हाँ बिल्कुल होते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अभिसारी सोच। अभिसारी सोच नहीं होती सृजनात्मक बच्चे के अंदर, अपसारी सोच होती है। कैसी सोच होती है? अपसारी सोच। अपसारी जो एक ही बिंदु को कई तरीके से हल कर सके, अपसारी सोच होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। चौथा, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो सही जवाब पूछे भाई तो तार्किक, जो लॉजिकल होता है, लॉजिकल, या टैगवर्ड पकड़े लॉजिकल, तार्किक। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो जेंडर स्कीमा सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। दूसरा, विकास के मनोलैंगिक चरण के बारे में। तीसरा, बड़े समाज में विषमता परतंत्रता। चौथा, बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। तो जेंडर स्कीमा क्या है? स्कीमा है सूचनाओं का गट्ठर। ये स्कीमा के बारे में किसने बताया था? तो स्कीमा के बारे में बताया था भाई किसने भी? जीन पियाजे साहब ने। तो इसका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बच्चे जो है वो जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों की गुड़िया यानी कि लकड़ियों की गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। ये अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि भाई लड़के हैं, उनको उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार दिए जाती हैं, यांत्रिक ब्लॉक, लकड़ियों की गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। ये प्रथा क्या दर्शाती है? जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण या जेंडर पक्षपात। तो अगर हम इसकी बात करें, ये क्या दर्शाती है? जेंडर पक्षपात दर्शाती है, क्योंकि लड़कों को दिया जा रहा है, लड़कियों को नहीं दिया जा रहा। ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, लड़की भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं। दोनों को समानता मिले तो हो जाता जेंडर समता, लेकिन यहां पर क्या कर रहा? पक्षपात की बात कर रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के कार्य में त्रुटियों को कैसे दर्शाती हैं? पहला ऑप्शन, दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता, तुच्छता दर्शाती है। दूसरा, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। तीसरा, अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। चौथा, शिक्षक द्वारा पूर्णता विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्या करना चाहिए भाई? बच्चों को क्या करें? त्रुटियां क्या है? शिक्षक ज्यादातर पूर्णता क्या हो, विश्लेषण करे, बात को क्या करे? विश्लेषण करके बताए, और बच्चों से विचार विमर्श अवश्य करे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? आलोचनात्मक सोच, प्रतिस्पर्धी भावना, निष्क्रिय ग्रहण या रट्टा। तो भैया ना तो रट्टा है, कैसी सोच हो? आलोचनात्मक सोच हो। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता है। पहला ऑप्शन, को बच्चों के सीखने में एक रुकावट नहीं डालती। दूसरा, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, हाँ पूंजी के रूप में देखती है।
शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता की कोई बात नहीं करेगा, अवरोध की कोई बात नहीं करेगा। तो कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, पूंजी के रूप में देखती है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। अब किसकी बात कर रहा है, दिव्यांगता की बात कर रहा है, दिव्यांगता की बात कर रहा है भैया। ऑप्शन ए गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्य लंबे लंबे लिखित कार्य, तीसरा श्रवण दोष ऑडियो टेप देना, और चौथा दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। अब दिव्यांगता है छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति बनानी है ना, तो किससे हो जाएगा भैया यहाँ पर, किसकी, गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संयोजन करने की बात कर रहा है ना, उनको जोड़ घटा की बात आएगी, तो कौन सा हो जाएगा, गुणन वैकल्य कैलकुलेटर यानी कि डिसकैलकुलिया। आइए भाई अगला, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है, अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक या गत्यात्मक। इनमें से तीनों में से कोई सी नहीं भैया, अधिगम विशिष्ट है। पठन वैकल्य की बात करें तो लिखित यानी कि लिखने की बात, यानी किसकी बात है, पढ़ने की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि डिसलेक्सिया, कौन सा हो जाएगा, डिसलेक्सिया। और लिखने की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है, प्रमथित, पक्षाघात, पठन वैकल्य, स्वालीनता या गतिमान अक्षमता। तो कौन सा हो जाएगा भाई, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, पठन वैकल्य हो जाएगा, क्योंकि हटा देना पढ़ने लिखने की बात कर रहा है भैया, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, पठन वैकल्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, दूसरा संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, तीसरा जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना, तीसरा अनर्थक वेधन व अभ्यास। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, ना तो हमें भाई अनर्थक अभ्यास करना है, ना टुकड़े तोड़ने हैं जानकारी को, और ना ही रट्टा मरवाना है, याद करने की बात कर रहा है ना। क्या होगा, संकल्पनात्मक कॉन्सेप्ट, संकल्पनात्मक मतलब कॉन्सेप्ट बनाना, तो संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सीखना क्या है, एक निष्क्रिय प्रक्रिया, गलत, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है, हो सकती है, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होती है, चौथा केवल जानकारी से प्रत्याहार और पुनरूपण की प्रक्रिया है। तो केवल वाला तो ये होगा ही नहीं, दो और तीसरा वाला। अब कौन सा हो जाएगा भाई, तो कौन सा है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है भाई सीखना, दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है, सीखने के लिए कार्यनीति यानी कि सीखने के लिए प्रभावी कार्यनीति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अर्थहीन अनुवाचन, अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, अवधारणा मानचित्र बनाना। ये भी होगा भाई, ये तो प्रभावी रणनीति है। स्वयं से प्रश्न करना ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अपने साथी को समझाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्थहीन अनुवाचन करना, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अर्थहीन अनुवाचन करना। आइए भी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, योग्यता को और असफलता को के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या करता है, ऑप्शन ए स्थिर अपमानजनक, दूसरा स्थिर सीखने का अवसर, तीसरा वृद्धिशील अपमानजनक और चौथा वृद्धिशील सीखने का अवसर। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, सही जवाब हो जाएगा वृद्धिशील सीखने का अवसर, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अपमानजनक की कोई बात नहीं है, स्थिर की कोई बात नहीं होगी भैया, अपमानजनक की कोई बात नहीं, वृद्धिशील यानी कि वृद्धिशील सीखने का अवसर। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संरचनावाद का सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं, दूसरा जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यय स्मरण की परीक्षा पर जोर देता है, तो भाई रट्टा स्मरण की कोई बात नहीं करेगा, तीसरा देखते हैं शिक्षिका की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, निष्क्रिय की कोई बात नहीं करेगा भैया, निष्क्रिय की कोई बात, तो यहां पर भाई स्मरण की रट्टा की कोई बात नहीं करेगा, बल्कि किसकी बात हो रही है यहां पर, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या करें, खुद से समझने की, यानी कि खुद से समझे बच्चा, क्या करें खुद से समझे,
तो सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ विकसित करे। तो स्वयं की बात कर रहा है ना, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अधिगम की गति क्या है। तो अधिगम की गति क्या है, पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर होती है। दूसरा, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। और तीसरा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। चौथा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की परस्परिक क्रिया पर निर्भर है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा भाई, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में है क्या समस्या, संसाधन, रुकावट या बाधा। तो क्या है, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या है, तो ये एक संसाधन है भैया। क्या है, संसाधन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, ना रुकावट ना बाधा, ये तो दोनों एक ही है ना, तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा संसाधन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहां तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए भी। तीसरा, शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो। और चौथा, विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हैं। अब शिक्षण की पहचान नहीं है भैया। अब शिक्षण की पहचान क्या नहीं है, जैसे क्लास के अंदर शिक्षक गया और बच्चे बिल्कुल सन्नाटा छा गया, प्रश्न पूछ नहीं पा रहे, प्रश्न नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बच्चे डरते हैं, मित्रता व्यवहार नहीं है शिक्षक के प्रति, नहीं शिक्षक का बच्चों के प्रति मित्रता व्यवहार है। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कक्षा में एकदम सन्नाटा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खालिस्तान अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कुपोषण, उत्सुकता, अभिसंज्ञान या महारत उन्मुखी लक्ष्य। अब नकारात्मक निगेटिव प्रभाव कौन डालता है, तो उत्सुकता ये तो भी पॉजिटिव है, अभिसंज्ञान ये भी पॉजिटिव है, महारत उन्मुखी लक्ष्य ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कुपोषण जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है भैया, आइए देखते हैं कि चंद्र शब्द है क्या है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, देशज है। तो चंद्र शब्द जो है वो भी तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो होता है चांद। तत्सम और तद्भव की वीडियो आपको देखनी है तो हमारे हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लें, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ बताया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवसान का विलोम है, आविर्भाव, समाप्ति, पतन या अंत। तो अवसान का जो विलोम है वो है आविर्भाव। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सुगढ़ शब्द में सु है क्या, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम या संज्ञा। तो सुगढ़ शब्द में जो सु है वो भाई उपसर्ग है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उपसर्ग है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विघटन का पर्यायवाची नहीं है, ध्वंस, छीणता, निर्माण या नाश। तो विघटन का मतलब ये तो है भाई, ध्वंस, छीणता भी है, नाश भी है, ये इसके पर्यायवाची है, लेकिन निर्माण नहीं है भाई। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, निर्माण। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। बिल्कुल हाँ, ये तो भाई है भैया। ये सुनिश्चित करना कि अधिगम और रटंत अधिगम पर आधारित ना हो, ये भी है भाई, रटना ना हो, बिल्कुल ठीक कह रहा है। सी, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संबंध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। हाँ, ये भी है भैया, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित हो, बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन एक ये एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाता है, यही गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। तो भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। और सी कह रहा है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। और डी कह रहा है वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो आकृति वाला तो होगा ही नहीं भैया, नहीं अर्थ वाला होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं, अभिव्यक्ति, सिमुलेशन, प्रतियोगिता या रोल प्ले। सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, अभिव्यक्ति। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः ये किसका विचार है, ए एल वाइगोत्स्की का,
इवान पावलोव का, जीन पियाजे का या नोआम चॉम्स्की का? भैया वाइगोत्स्की साहब हो जाते, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करता तब। अनुकूलित अनुक्रिया की बात करता पावलोव साहब हो जाते। संज्ञानात्मक विकास की बात करता जीन पियाजे साहब हो जाते। लेकिन सीखने की क्षमता की बात कर रहा है भैया, भाषा सीखने की क्षमता की बात कर रहा है, लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो भैया नोआम चॉम्स्की साहब हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, नोआम चॉम्स्की। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है एल वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ये तो भाई कौन हो जाएंगे? चिंतन की बात कौन करेगा? पियाजे साहब करेंगे। चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, ये भी नहीं, पियाजे साहब हो जाएंगे भैया। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। यहां पर भी कौन हो रहा है? चिंतन की बात कर रहा है, तो पियाजे साहब हो जाएंगे। लेकिन भाषा एक अर्जित योग्यता है, तो यहां पर चॉम्स्की है नहीं, तो कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। हाँ जी, होता है भैया। ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषा शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। अब देखते हैं आगे। सी, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। हाँ जी, होता है। डी, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। हाँ जी, होता है। लेकिन पूछ रहा है केवल नहीं वाला, तो भैया भाषा शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है, तो यही नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ए ऑप्शन, अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी ऑप्शन, भाषा सिखाने के लिए व्याकरण नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। डी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। बलपूर्वक ना हो भैया, सहज रूप से विकसित हो सके। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। ना तो नियम बनाएंगे और ना ही भैया हम निर्माण करेंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, मैंने हंसी, तो शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरण नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। तो भैया कौन सा हो जाएगा? व्याकरण नियमों की जानकारी न होना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? ए ऑप्शन, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बी ऑप्शन, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। सी ऑप्शन, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विस्तार का अवसर मिलता है। पूछने की जरूरत नहीं है भाई, अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड से सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। यहाँ पर ना ही परिचित कराएंगे भाई, ना गलतियां ढूंढेंगे, ना अभ्यास कराएंगे, केवल फेवल तो होगा ही नहीं भाई। अवसर वाला करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए भाई? ए ऑप्शन, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। हाँ, हो सकता है भाई, लोकगीत गाए जा सकती है। बी ऑप्शन कह रहा है। सी कह रहा है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो लोकगीतों का बढ़ावा देना ये वाला, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? ऑप्शन ए, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं है। बी ऑप्शन, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। सी ऑप्शन, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। डी ऑप्शन, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो सही है जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? ए ऑप्शन, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। बी ऑप्शन, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। सी ऑप्शन, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। डी ऑप्शन, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। करेक्ट जवाब उचित तर्क नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है भैया? तो यही तो नहीं वाला हो जाएगा, ये तो भी पॉजिटिव है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उचित तर्क ना पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है। सुलिन विकार ऑस्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है? ए, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। बी ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। सी, अक्सर खाने से मना कर देता है। डी, अपने ही कार्य में लीन रहता है। तो क्या हो जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण करने में कठिनाई का अनुभव करता है, जो बी ऑप्शन में दर्शाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है?
ए ऑप्शन भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देना, बी संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, मातृभाषा का प्रयोग निषेध करता है, बोलना सीखना पर बल ना भैया कुछ ना, संदर्भ युक्त आ जा भैया, बी ऑप्शन है संदर्भ। पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ना, टैग वर्ड्स वाली वीडियो देख लें, बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है, हिंदी की पेडागोजी में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। नियंत्रित शब्द में प्रत्यय क्या है, ता है, तिर है, इत है, यंत्रित है, तो इत शब्द है भाई, क्या है, इत है, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दशक में अगला क्वेश्चन कह रहा है दशक में समास का भेद बताइए। अगर हो तो दशानन तो हो जाता बहुब्रीहि समास, ना तत्पुरुष है न द्वंद्व है तो द्विगु हो जाएगा भाई, दशक गिनती आ रही है भाई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, विजय शब्द का विलोम क्या है, पराजय है, हार है, ध्वस्त है, आक्रांत है, तो विजय का पराजय हो जाएगा भैया, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है, पराजय हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है, श्रव्य भाषिक विधि का, व्याकरण अनुवाद विधि का, या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि का, या संरचनात्मक मौखिक उपागम का। तो वे वास्तविक गतिविधियां करा रही है ना, तो संप्रेषणात्मक किसका हो जाएगा, जीवन से अनुभव, तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का करा रही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला है, कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है, ए ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग करने में मदद नहीं करना, भाई नहीं तो होगा नहीं, गलत है भाई, मदद करता है भाई, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल वाला तो होगा ही नहीं, सी प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना, बिल्कुल हाँ हो सकता है। अगर प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना, ऐसा कोई शब्द भंडार, तो दैनिक स्थितियों में, ये भाई बिल्कुल करेक्ट जवाब, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला है, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही है, इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है, ध्वनि विज्ञान जागरूकता, आकृति विज्ञान जागरूकता, चित्र विज्ञान जागरूकता, व्याकरण के प्रति जागरूकता। सही जवाब हो जाएगा ध्वनि विज्ञान जागरूकता, जो ए ऑप्शन में करेक्ट जवाब है, ध्वनि विज्ञान जागरूकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है, वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है, बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है, श्रवण, पठन, व्याकरण या शब्द भंडार, तो वो शब्द जानना चाह रही है ना, तो शब्द भंडार की बात कर रहा है, जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, शब्द भंडार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए, ए ऑप्शन बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, बी ऑप्शन वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना, सी ऑप्शन वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना, और डी ऑप्शन अनुच्छेद से कुछ शब्द देकर संदर्भ में उनके अर्थ खोजना। तो भाई क्या नहीं करना चाहिए, बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, तो ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, काला कह रहा है प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, तो भैया प्रत्यक्ष विधि में जो व्याकरण पढ़ाई जाती है, आगमन तरीके से, निगमन तरीके से, बिना व्याख्या के, कृत्रिम तरीके से, तो उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाई जाती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, आगमनात्मक तरीके से। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है, ए ऑप्शन वे प्रक्रियाएं जिनसे कोश विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है, बी वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है, सी ऑप्शन सूचना प्रस्तुत करने की तकनीक, भाषा शिक्षण की विशेष प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। तो वे क्या है, भाषा शिक्षण की विशेष प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला है, अगला कह रहे हैं कि वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है, कौन सी है भैया, बोलने की बात कर रहा है भैया, प्रत्यक्ष विधि है, समग्र भौतिक प्रक्रिया है, संरचनात्मक उपागम है, या स्थितिपरक उपागम है। बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय, बोलना और शारीरिक क्रियाओं के संरचनात्मक उपागम हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला है, कह रहे हैं भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए, बाल अनुकूल तो होना चाहिए भाई, सजीव सक्रिय भी हो, संसाधनपूर्ण भी हो, लेकिन तानाशाही ना हो भाई, तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। का संधि वर्तते फलिनेव शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, हल संधि, ईयण संधि। तो फलेन शब्द में भैया जब दो मात्रा ऊपर आए तो भैया वृद्धि संधि, एक मात्रा ऊपर आए तो
गुण संधि। तो सही जवाब वृद्धि संधि हो जाएगा, जो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। संधि से आपका कोई भी डाउट हो तो हमारी वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाकर देखें, संधि को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन, वृद्धि संधि विच्छेद करणीय संधे नार्म मूल्यकम अपि कर्तव्य। वृद्धि शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या उसका उल्लेख है और उसमें संधि बतानी है। ए ऑप्शन वृथा प्लस यति वृद्धि संधि होती है। बी ऑप्शन वृथा प्लस यति गुण संधि होती है। सी ऑप्शन वृथा प्लस यति प्लस एड़ संधि होती है। डी ऑप्शन वृथा प्लस यति प्लस अयादि संधि होती है। सही जवाब इसका हो जाएगा वृथा प्लस यति प्लस गुण संधि है भैया, एक मात्रा ऊपर है तो गुण संधि। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा विकासे बालके ए शब्दा शब्द समूहा बा प्रजुनते तदस्ति। स्वनिम की बात कर रहा है, गिरणम की, उत्पादनम की या अर्थबोधम की। भाषा विकास, बालकों के भाषा विकास में जो शब्द समूह होते हैं उसके लिए क्या होता है, जब बच्चों का जो समूह बनाया जाता है भाषा विकास के लिए, तो शब्दों का जो समूह बनाया जाता है बच्चों के लिए भैया, उसमें क्या होता है, बच्चे जो अपने विचार को प्रयुक्त करते हैं, उत्पाद करते हैं, तो उत्पादनम हो जाएगा जी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उत्पादनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषाया सोयवयम या शब्दाना शब्द समूह बा अर्थ ज्ञानेम संबंधो अस्ति कथ्यते। भाषा के लिए जो शब्द समूह बनाए जाते हैं अर्थ ज्ञान से क्या संबंध है, क्या ध्वनि विज्ञान से होगा? नहीं भैया, अर्थ की बात कर रहा है ना, अर्थ विज्ञान से होगा जी, हो सकता है। व्यवहारवाद से नहीं, व्याकरण से नहीं, अर्थ विज्ञान से होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, अर्थ विज्ञानम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तत् साधनम ए छात्रा पर्याप्तम शब्द भंडारम प्राप्त्यान अंतरम व्याकरण सम्मता भाषाम बुभ्रंति तथा श्रुत वाक्यानम अर्थम अप्यम गच्छति कथ्यते। क्या होगा भाई, साधनम छात्रों के लिए जो साधन है उसके लिए पर्याप्त शब्द भंडार है, व्याकरण के लिए जो भाषा को सुनता है और बोलता है, और अर्थ तो उसके लिए क्या होता भैया, क्या समावेश होगा, समावेशनम होगा, विस्तारणम होगा, शिक्षणम होगा, तो उसके लिए अधिग्रहणम होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उसको वो अधिग्रहण करता है, सीखता है उसको भैया। आइए नेक्स्ट अगला, प्रारंभिक बाल्यकाले भाषा विकास साक्षरता विकास इत्यते के कथ्यते। प्रारंभिक में बालक के भाषा विकास में जो साक्षरता के विकास के लिए क्या उपयोगी है भाई, उभो समानो स्था परस्परम परिवर्तनो स्था, दोनों के लिए परिवर्तन हो। बी उभो पूर्णता भिन्नो अलग अलग तरीके से। सी उभो पूर्णता भिन्नो स्थिता परस्परम परिवर्तन परस्पर बदलाव हो। परस्परम संबंधो विचारो या परस्परम अपरिवर्तनो स्था, परस्पर संबंध विचार हो, विचारों का संबंध यानी जो विचार है उसके वो एक दूसरे से संबंध हो और अपरिवर्तन ये ना हो। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखितासु का पद्धति भवती एस्याम लक्ष्य भाषाया क्रमिक व्याकरण संरचनाया प्रभाव पूर्वकम सार्थकम च व्यवस्थित प्रस्तुतिकरणम अभ्यास च क्रियते। भाई निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है जो लक्ष्य भाषा के व्याकरण में उसकी संरचना को प्रभाव पूर्वक सार्थक बनाती है, व्यवस्थित करती है, उसके प्रस्तुतिकरण को अभ्यास क्या कराना, अभ्यास कराया जाए। निर्माणात्मक पद्धति हो, संप्रेषणात्मक पद्धति हो, संरचनात्मक पद्धति हो, समग्र भाषा पद्धति हो। जब संरचना की बात करेगा तो संरचनात्मक पद्धति हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, संरचनात्मक पद्धति भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक नगरण्य से नगर के बारे में कारणत प्रदूषण, उस प्रदूषण के कारण का बताता है, उस प्रदूषण के जो क्यों प्रदूषण हो रहा है उसके कारण बताता है। विषय विचारोत्तेजनम, और उस विषय पर विचार उत्पन्न करता है। कर्तम कथति, कहता है अत्र विचारोत्तेजम को अर्थम, आपका विचार क्या है, तो कहता है क्या विचार है भैया। काला अनुसार विचारणा क्रमबद्धता, समय के अनुसार विचार क्रमबद्ध है। तत्काल में केनापि विशेष संबंधा विचारणम लेखनम, उस विचार से संबंध है और उसको लिखता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। जब किसी विचार को बताया जाए, उसको लिखना, बोला जाए और उसको लिखा जाए, तो सही जवाब इसका बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, अमन नाम का बच्चा है कोई, संस्कृत का अनुच्छेद है,
विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। अत्र अमनस्य ध्यानम कस्मिन केंद्रितम, अमन का ध्यान किस बात पर केंद्रित है? लेखने पर, लिप्य अंतरणे पर, शीघ्र लेखने पर, कथने पर। तो भैया किस पर है? लिप्य अंतरणे पर, ट्रांसक्रिप्शन पर है कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहां कहां किया जाए भैया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है अंतः संपर्क श्रवणम भवती। अंतः संपर्क के लिए श्रवण क्या है भाई? तो श्रवणम प्रत्युत्तरतम दानम चा, लय परिवर्तनम अर्थ श्रवणम, बलाघातस्य बलदानाय च श्रवणम, वक्तु प्रकृतिम ज्ञातम श्रवणम। भाई सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? कि सुनना जो है प्रयुक्त उत्तर है, प्रयुक्त उत्तर है इसका। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। सुनने के संदर्भ में, श्रवण के संबंध में श्रवण ही आएगा भाई। नेक्स्ट अगला है कश्चित छात्राया, कोई छात्र कामपि कथा पढ़नम, किसी कथा को पढ़ता है, काश्चिन्नम शब्दानम प्रयुक्तम, और उन शब्दों को प्रयोग करता है, परंतु सा तेषाम अर्थम न जानती, उनका अर्थ नहीं जानता। तेर करने में अस्ति, उसका कारण क्या भाई? ए ऑप्शन अध्यापक से परामर्श ग्रहणतम, अध्यापक से परामर्श ग्रहण करे। बी ऑप्शन स्वपठनम समय समाप्तम करतु तेन कठिन शब्दाय पिछड़म, कठिन शब्द है उसमें भी स्वयं पढ़ता है। तो सी ऑप्शन प्रकरण अनुसारम अर्थ अनुमानम कुर्यातम, शब्दकोश दृष्टम, प्रकरण के अनुसार उस अर्थ का अनुमान लगा तो सकता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भैया। प्रकरण अनुसार हम पढ़ने के संबंध में आ जाए भैया तो अर्थ होता है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ष बताया गया है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संरचनात्मक मूल्यांकन अस्ति। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? प्रक्रिया मूलकम है, उत्पादक मूल्यांकनम है, दक्षता मूलकम है, या शिक्षा शास्त्र मूलकम है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन जो है वो है भाई, क्या हो जाएगा? प्रक्रिया मूलकम हो जाएगा, एक प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वास्तविक विकलोके, वास्तविक विलोके भाषा अधिकरण, भाषा अधिकरण में वर्धित को विधि, कौन सी विधि बढ़ती है? छात्रण प्रयोगेशु संलग्नानाम करोति, छात्रों को जो प्रयोग करता है उसमें क्या संलग्न है? व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि, संरचनात्मक विधि, या श्रवणम भाष्य विधि। तो सही जवाब संप्रेषणात्मक विधि हो जाएगा भाई। बातचीत करेगा ना एक दूसरे से, तभी तो भाषा अधिग्रहण करेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक निरीक्षते एत छात्रा मुख्य विचार, भाई कोई अध्यापक निरीक्षण करते समय मुख्य विचार प्रस्तुत करता है, तथा ते कश्चित कार्य प्रयोग, उन कार्य करने के लिए प्रयोग करने के लिए कार्यों को देता है, भवती तथा चा कार्य समाप्त अवसरम, और उसका अवसर है कि प्राप्त तो तेसा शिक्षण पद्धति कथ्य, उस शिक्षण पद्धति का क्या कहती है? वो कौन सी शिक्षण पद्धति है भाई? तो क्या होगा? श्रवणात्मक युक्ति है, दृश्यात्मकता है, गत्यात्मकता है, सौंदर्यात्मकता है। सही जवाब हो जाएगा गत्यात्मकता है भाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, गत्यात्मकता हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वास्तविक विकलोके भाषा अधिगणम वर्धित्यो को विधि छात्र प्रयोग से संलग्नानो करोति। तो संप्रेषण विधि हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कक्षाया भूयो भूयाय कथा कथनिया, कक्षा में कथा कथनम कहने के लिए कौन अन्य प्रक्रिया बाला शिक्षार्थम भवति, कौन सी प्रक्रिया है भैया? जब कथा कथनम कहते हैं, कहानी कही जाती है कक्षा में, तो बालकों से क्या होता है? ए ऑप्शन अन्याना अध्यापक का शिक्षार्थी अन्यासु शिक्षक गतिविधियों नियोजितम, बस शिक्षक गतिविधि नियोजित होती है। यम तार्किक कल्पना शक्ति आधार स्थापित, बिल्कुल सटीक जवाब है। तार्किक कल्पना शक्ति विकसित होती है बच्चे के अंदर। जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कल्पना शक्ति की बात करने लगा यहां पर। का सहज संचालनम विकलता, मोटर डिसऑर्डर, जीवा ओष्ट, जीवा और ओष्ट की बात कर रहा है। समाजन्यस्यम जान्यत ध्वनि प्रभावित, जीवा और ओष्ट से क्या संबंध है? भाषा वैकल्य में है ये क्या? गति समन वैकल्य में है क्या? उच्चारण वैकल्य में है क्या? कल्पनाधिकम खावस्था है का? बिल्कुल सही जवाब। जीवा और ओष्ट, जब जीवा और ओष्ट जब बातचीत करेंगे तो उच्चारण होगा ना। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, उच्चारण, उच्चारण वैकल्यम। सही जवाब सी ऑप्शन करेक्ट जवाब। आइए, एक अध्यापक 9वां पाठ पढ़ाता है, प्रारंभ करता है, मनोरंजन क्रिया कराता है, नियोजित करता है, अस्य क्रिया प्रयोजनतम, उस क्रिया से क्या संबंध है भाई? पाठता पूर्व शिक्षार्थी अनुशासनम, छात्र अनुशासन में रहे, शिक्षार्थी ध्वनि परिवर्तनम, शिक्षार्थी ध्वनि का परिवर्तन करें, अध्यापक से कार्यभारम न्यूनतम, अध्यापक कार्यभार को कम करे, शिक्षार्थी प्रेरणा शक्ति चा ददाती, छात्रों में जब मनोरंजन करा के पढ़ा रहा है तो छात्रों में प्रेरणा शक्ति विकसित होती है,
डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। अब छात्रों को ऐसे ना पढ़ाया जाए कि भाई उसको कहां का पढ़ना है। क्लास को मनोरंजन तरीके से अगर किसी विषय को आप पढ़ा रहे हैं मनोरंजन तरीके से, तो बच्चे के अंदर प्रेरणा शक्ति विकसित होगी। कौन सी शक्ति विकसित होगी? प्रेरणा शक्ति, तर्कशीलता आएगी बच्चे के अंदर, जिज्ञासु बनेगा बच्चा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यान शब्दानम बालिका उत्पादन शब्दावली रूपेण प्रयुक्ते ते संति। शब्द बालक जो उत्पादन शब्दावली का प्रयोग करता है उससे क्या होता है? ए ऑप्शन सातान शब्दान लेखने भाषणे च प्रयुक्तम। बी ऑप्शन यदा कश्चित् वदति तथा ते प्रत्यनुज्ञातम भवन्ति। सी ऑप्शन यदा पठन्ति तदा ते आलक्षिता भवन्ति। डी ऑप्शन यान बाला नाव बोधयन्ति। सही जवाब इसका हो जाएगा उन शब्दों का प्रयोग करता है, लिखता है और बोलता है। लिखता है, उत्पादन शब्दावली की बात कर रहा है, तो भाई कैसे बोलकर उत्पादन। जरा देखें जो हमारे कौशल होते हैं, यहीं से प्रश्न बनता है भाई, कैसे घुमा लेंगे देखो प्रश्न को। जो हमारे कौशल है, भाषाई कौशल होती हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो लिखना और बोलना है का वो कौन से उत्पादक कौशल है भाई। कैसे कौशल है? उत्पादक कौशल है। यही कहता ग्रहणात्मक शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, तो यहां तो होता भाई कौन सा हो जाता? श्रवणम और पठनम हो जाता। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्राथमिक स्तरे पठन कौशल माकलनाय एकेन भाषाया अध्यापकेन प्रामुख्येन कुत्र ध्यानम केंद्रित करणीयम। भाई प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के संबंध में क्या ध्यान रखना चाहिए? अब पठन की बात कर रहा है, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अक्षराणा तेसा ध्वनि, ध्वनि की बात करेगा भाई, विराम चिन्हों की बात करेगा, लिखने की बात होता विराम चिन्ह हो जाता, अभ्यागत पठने में हो जाएगा, अर्थबोध पूर्वकम यानी कि अवबोध पूर्वकम पठने, तो यही तो हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदो किंतेषु कथम उचित कथनम अस्ति। निम्नलिखित में से उचित कथन कौन सा है? ए ऑप्शन यदा बाला आंग्ल भाषा शिक्षणम प्रारंभते तदा ते अंग्नितम पाषाण पट्टिकावादम भवन्ति। बी ऑप्शन प्रथम कक्षाया बाला नितरामज्ञम आंग्ल भाषाया। सी ऑप्शन बालाया विद्यालय स्वभाषाया अनुभव कोशनेम से आगच्छति। डी ऑप्शन विद्यालय प्रथम दिने एवं बालकाना आंग्ल भाषाया शब्द सूची दात्यम। सही जवाब इसका वही सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बालक विद्यालय में जो स्वयं की भाषा है उसका अनुभव लेकर विद्यालय आता है। ये कहना चाह रहा है कि बालक जो है जब विद्यालय आता है तो स्वयं की भाषा और स्वयं का जो अनुभव होता है उसके साथ ही विद्यालय आता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है।